जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन आईक्यू में। और आज है 20 जून 2026 और आज हम जानेंगे दिन भर के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिन्हें चुना गया है पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से। ये सभी की खबरें जो है यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं कुछ टॉप करंट अफेयर्स के साथ, जो एक बेहतर क्वालिटी की कंटेंट जो प्रोवाइड कराया जाएगा, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। तो चलिए, पहली खबर है आज का दोस्तों। पहला खबर है 15 देशों ने, है ना, 15 देशों ने अवैध मछली पकड़ने की गतिविधियों से निपटने के लिए मोम्बासा घोषणा पत्र अपनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों आज का। 15 देशों ने, है ना, 15 देशों ने अवैध मछली पकड़ने की गतिविधियों से निपटने के लिए जो है मोम्बासा घोषणा पत्र जो है वो अपनाया। दोस्तों, समाचार में यह है कि जो 15 देश है वो केन्या के मोम्बासा शहर में जो आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में जो अवैध, अप्रमाणित और अनियमित मछली पकड़ने वाले जो है उसे निपटने के लिए जो है एक मोम्बासा घोषणा पत्र जो है वो अपनाया गया है। ठीक है दोस्तों, मोम्बासा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मोम्बासा केन्या की एक राजधानी है। ये अफ्रीकी महादेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्री है। ये हिंद महासागर में उपस्थित है। अगर इसका देखा जाए तो ये केन्या का प्रमुख कुछ तटीय शहर है ये मोम्बासा, ठीक है। ये पूर्वी अफ्रीका का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक दरवाजा भी है एक तरह से देखा जाए। आप देख सकते हैं कि ये केन्या है आपका, और यहाँ पर ये बिल्कुल मोम्बासा जो हिंद महासागर के बहुत ही करीब जो है स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये जो घोषणा पत्र है, मोम्बासा घोषणा पत्र, इसके कुछ उद्देश्य हैं दोस्तों। जैसे अवैध, अप्रमाणित और अनियमित मछली पकड़ने वाले, जो फिशिंग करने वाले हैं, उनको रोकना है। समुद्री संसाधनों की संरक्षण करना है और उसके सतत उपयोग को सुनिश्चित करना है। समुद्री निगरानी करना है। तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। जो मत्स्य उद्योग है उसमें ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना है। जो समुद्री जैव विविधता है और जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको रक्षा करना है। और समुद्री कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है उसकी अनुपालन करके उसको मजबूत बनाना है। ठीक है दोस्तों, आईयू फिशिंग क्या होता है दोस्तों? तो आईयू फिशिंग इलीगल, है ना, अनरेप्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग जिसको हम बोलते हैं वो आईयू होता है। ठीक है, आईयू कह सकते हैं कि आईडब्ल्यू। ठीक है, ये अवैध रूप से जो आप फिशिंग करते हैं या फिर अप्रमाणित जो फिशिंग करते हैं या फिर अनियमित करते हैं, इसी को हम आईडब्ल्यू फिशिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण क्यों है घोषणा? तो आर्थिक महत्व ये कि अवैध मछली पकड़ने से देश के जो अरबों डॉलर का नुकसान होता है वो इससे बचेगा। जो वैध मछुआरे हैं उसकी जो आजीविका और रोजगार है वो प्रभावित होते हैं, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय महत्वपूर्ण है, जैसे मछलियों की आबादी घटती है, कई प्रजातियां जो है विलुप्त हो जाती है, खतरे में आ जाती है। तो सब चीज को देखते हुए जो समुद्री इकोसिस्टम है, जो उसको ज्यादा गंभीर नुकसान ना हो उसका भी ख्याल यहाँ पर रखा जाएगा। सुरक्षा महत्व की दृष्टि से देखें दोस्तों, तो आजकल आपको समुद्री अपराध सुनने में आया होगा कि बहुत ज़्यादा समुद्री लूटपाट जो है वो बढ़ गया है, मानव तस्करी बढ़ गया है। तो कहीं न कहीं इसे रोकने में भी ये काम आएगा, और जो सीमा उल्लंघन होगा, उसमें जो क्षेत्रीय तनाव उत्पन्न होता था, वो कहीं न कहीं कम होगा इससे। ठीक है दोस्तों? केनिया की बात अगर दोस्तों करें तो केनिया बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। ये नैरोबी इसकी राजधानी है। इसका जो मुद्रा है दोस्तों, ये केनियाई शिलिंग है। ठीक है दोस्तों? वर्तमान में विलियम रूटो जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यहाँ का जो उच्चतम पर्वत है वो माउंट केनिया है, और इसके पड़ोसी देश जो है इथियोपिया है, सोमालिया है, तंजानिया है, युगांडा है और दक्षिणी सूडान है। ठीक है दोस्तों? कुछ जो पहल है और जो जारी किए गए हैं यूएनओ के थ्रू, वो है एफएओ, खाद्य एवं कृषि संगठन, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका जो मुख्यालय है ये रोम, इटली में है। ठीक है दोस्तों, ये क्या काम करती है? तो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए, कृषि मत्स्य से जुड़े हुए प्रबंधन का काम करती है। आपको पता ही है कि संयुक्त राष्ट्र क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र जो है ये एक पूरे वर्ल्ड को जो है चलाने वाला एक संस्था है, जिसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, और इसका काम ही है सतत विकास लक्ष्य को या समुद्री संस्थान के संरक्षण पर बल प्राप्त करना। ये हर तरह की, इसमें बहुत सारे संस्थाएँ हैं जो इसका निगरानी करता है। भारत से क्या संबंध है दोस्तों? तो भारत जो है आईडब्ल्यू फिशिंग के खिलाफ जो है सख्त कदम उठाता है। भारत की नीति है कि सागर यानी कि सिक्योरिटी ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये इसको अचीव करना है। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। मत्स्य पालन और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने पर जोर देना है। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला है कि मोम्बासा घोषणा पत्र जो है ये अवैध, प्रमाणित, अनियमित मछली पकड़ने वाले के लिए रोकना है। मोम्बासा जो कि केन्या का एक प्रमुख बंदरगाह है ना? और आईडब्ल्यू फिशिंग यहाँ पर जो है उसको यहाँ पर क्या करना है, ये इसका टारगेट है।
और एफओ जो कि रोम का शहर है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। और हमने बताया कि केन्या की राजधानी नैरोबी है। केन्या में सबसे उच्चतम पर्वत जो है वो माउंट केन्या है, और इस घोषणा में टोटल 15 देशों ने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और आपके लिए हमने ये लाया है कि प्रोफेसर बिमल एन पटेल है ना, प्रोफेसर बिमल एल पटेल जो है वो ITLOS में न्यायाधीश बने हैं, है ना। प्रोफेसर बिमल एन पटेल इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी, है ना, इसमें जो है वो न्यायाधीश यानी कि जज नियुक्त किए गए हैं। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के सर्वोच्च न्यायाधिकरण में मिला प्रतिनिधित्व। ये दोस्तों आज का बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि भारत को पहली बार जो है किसी अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रिब्यूनल है उसमें जो है एक प्रतिनिधित्व मिला है। तो एक अपने आप में ये गर्व की बात है। प्रोफेसर बिमल है, ये व्यक्ति हैं, इनको ये जो है यहाँ पर जो है ये पद मिला है, तो भारत के लिए गर्व की क्षण की है बात है। ठीक है, प्रोफेसर बिमल पटेल के बारे में जान लीजिए कि ये कौन है। प्रोफेसर जो है ये भारतीय मूल की अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ हैं, ये एक एडवोकेट भी हैं और एक टीचर भी हैं। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय निकायों के लिए काम भी किया है, तो बहुत ज़्यादा इनको अनुभव भी है, और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में भी इन्होंने योगदान दिया है। ठीक है दोस्तों ITLOS क्या है ना, तो इसका पूरा नाम हो गया इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी, और इसकी स्थापना जो है 10 दिसंबर 1996 को जो है यूएनसी क्लॉज के भाग 15 में के तहत जो है इसको किया गया है। इसका जो मुख्यालय है वो हैम्बर्ग यानी कि जर्मनी में है। ठीक है दोस्तों, इसका जो नेचर है वो स्वतंत्र, निष्पक्ष और न्यायिक अंग के रूप में है। इसका उद्देश्य है कि जो समुद्री कानून है उसकी व्याख्या और लागू करना है। अधिकार क्षेत्र क्या है, समुद्री क्षेत्रों से संबंधित विवादों को निपटारा करना। ठीक है दोस्तों, ITLOS की संरचना की बात करें तो कुल इसमें 21 न्यायाधीश हैं, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है, भू क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व संतुलन करता है, और ये एक स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो मुख्यालय है हैम्बर्ग जर्मनी, जो कि जर्मनी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये उसका भवन है, आप देख सकते हैं। भारत और समुद्री कानून, यूएन क्लॉज की मतलब बात करें दोस्तों, तो भारत ने यूएन क्लॉज पर 1995 में ही हस्ताक्षर किया था, और 1997 से जो है ये यहाँ पर इसको किया गया है, रेक्टिफाई किया गया है, और यूएन क्लॉज के कुछ सिद्धांतों का भी पालन करता है। भारत भी उसमें है शामिल। ठीक है दोस्तों, भारत के लिए क्यों महत्व है दोस्तों, तो भारत की जो समुद्री रणनीति है उसके हितों की सुदृढ़ करना है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवादों को और भारत की आवाज को बल देना है, हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती भूमिकाओं को मान्यता देना है, और वैश्विक मंच पर जो भारत है एक सॉफ्ट पावर के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। ठीक है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, तो ITLOS को समुद्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी कहा जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून यूएन क्लॉज के एक प्रमुख न्यायिक अंग भी है। इसका निर्णय जो है बाइंडिंग होता है, और भारत ने यूएन क्लॉज 1995 में हस्ताक्षर किया था, और 1997 से इसका अनुमोदन किया गया है। ITLOS के न्यायाधीश अपने देश ने नहीं बल्कि कानून का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जैसे कि यूएनए हो गया, आपका इनक्लोज हो गया, ITLOS हो गया, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण है। कुछ संभावित प्रश्न भी हैं कि ITLOS का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो हैम्बर्ग में है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि ITLOS की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1996 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर हमें देखना है तो न्यायाधीशों की कितनी संख्या है, तो 21 है। यहाँ पर कार्यकाल कितना है, तो 9 वर्ष का कार्यकाल है इसका। स्थापना कितना में हुआ था, तो 10 दिसंबर 1996 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो हैम्बर्ग जर्मनी में। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है, तो अनक्लोज 1982 के अंतर्गत ये आता है। तो ये था आज का दूसरा खबर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, ये तीसरा खबर है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है उसने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों कि जो संयुक्त अरब अमीरात है एक बहुत ही छोटा सा देश है, भारत के ही बगल में अरब सागर में स्थित देश है। इन्होंने जो है 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों बच्चों की जो साइबर सुरक्षा है, मानसिक स्वास्थ्य है,
डिजिटल वेलबींग को इसने प्राथमिकता देते हुए 15 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं, उनको सोशल मीडिया यूज़ करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। समाचार में क्या है दोस्तों कि संयुक्त अरब की जो सरकार है, 15 वर्ष के जो कम वर्ष के बच्चे हैं, उनको किसी भी तरह की सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग नहीं करना है और ये उनका कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक निर्णय है। ये निर्णय किस लिए गया है? ताकि जो बच्चे हैं, उनमें साइबर सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य जो है और डिजिटल सुरक्षा जो है, उनका सुनिश्चित कराया जा सके। कुछ प्रमुख बिंदु है दोस्तों कि ये प्रतिबंध जो है 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर लागू होंगे। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, फेसबुक आदि का उपयोग नहीं कर पाएँगे। प्लेटफ़ॉर्म को आयु जो सत्यापन एज वेरिफिकेशन तकनीक अनिवार्य रूप से लागू होगा, ठीक है? आप सोच रहे होगे कि ऐसा क्या है, मम्मी-पापा का आईडी यूज़ कर लेगा, तो वो बात अलग है। लेकिन जो कानूनी रूप से है, यहाँ पर यही है कि 15 वर्ष से बच्चे जो हैं, अगर वो चाहेंगे कि हम जो है कोई सोशल मीडिया यूज़ कर लें, अगर वो यूए में रह रहे हैं, तो मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर ये प्रतिबंध लागू है। ठीक है दोस्तों? बाकी तो तरीका अलग-अलग हैं ही, कोड मिल जाते हैं। महत्वपूर्ण क्यों दोस्तों? तो बच्चों को साइबर बुलिंग, ऑनलाइन शोषण और अनुचित सामग्री से सुरक्षा करना है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि एंग्जायटी, डिप्रेशन, नींद की कमी है, उसको भी कम करना है। क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल यूज़ होने से क्या होता है कि बहुत सारी समस्याएँ जो एक्स्ट्रा है, वो ऐड होते जाते हैं, ठीक है? नेचर ने ऑलरेडी बहुत सारी समस्याएँ दे दी हैं और आप एक्स्ट्रा और ऐड कर रहे हैं, उसमें आपका डिप्रेशन है, एंग्जायटी वगैरह है। तो इससे छोटे बच्चे में जो अगर ये समस्या शुरू से ही आने लगे, तो बहुत बड़ी एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है ये। बच्चे में डिजिटल लत जो है वो उसको रोकना है ना? उसको ज़्यादा डिजिटल एडिक्शन ना बनने दिया जाए, इस पर भी ध्यान देना है। एक संतुलित और वास्तविक जीवन पर ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है? जल्दीबाजी में नहीं, हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है। यूएई की राष्ट्रीय बाल संरक्षण नीति के अनुरूप ये कदम अपनाया गया है, ठीक है दोस्तों? अगर हम यूएई की बात करें दोस्तों, तो यूएई की जो राजधानी है वो अबू धाबी है और यहाँ का सबसे प्रमुख और बेस्ट शहर है वो दुबई है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। इसके शासन प्रणाली की बात करें, तो ये एक फेडरल मोनार्की है, यानी कि कह सकते हैं कि संघीय राजतंत्र है। राष्ट्रपति यहाँ शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान है और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन रशीद उल मकबून है। मुद्रा इसका बात करें दोस्तों, तो यूएई बहरीमा, ठीक है? लगभग क्षेत्रफल 83,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भाषा अरबी है और अन्य भाषाएँ हैं, जैसे कि वहाँ पर हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। पड़ोसी देश की बात करें तो सऊदी अरेबिया और ओमान है। क्योंकि यूएई एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे इंडियंस जो है, यानी कि कह सकते हैं कि जो साउथ एशियंस कंट्री के जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर रहते हैं। यानी कि बांग्लादेश हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया और इंडिया हो गया। तो ये तीनों कंट्री से लगभग बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं। ठीक है दोस्तों? सोशल मीडिया से बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो साइबर बुलिंग है, ऑनलाइन उत्पीड़न है, आजकल बच्चे इंस्टाग्राम पर भटक जाते हैं और कई तरह की जो चीज़ ना करना हो वो भी कर लेते हैं। तो उससे बहुत सारे जो एंग्जायटी और स्ट्रेस है वो पैदा होता है और कहीं न कहीं ये जो समस्याएँ हैं, ये काफ़ी लंबा होते जाता है, जिससे उनको कह सकते हैं कि जो डिजिटल एडिक्शन है, वो इनमें खतरा जो है बना रहता है। ठीक है दोस्तों? तो इससे बचने के लिए सारे जो उपाय किए गए हैं। वैश्विक परिदृश्य की बात करें दोस्तों, तो ये ऐसा नहीं है कि ये संयुक्त अरब अमीरात एकमात्र इकलौता देश है जो ये इस तरह का प्रतिबंध लागू किया है। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो ये योजना लागू हो गया था। फ्रांस में भी ये चीज़ लागू हो गया है। अमेरिका में कुछ जो है कहीं-कहीं जो है ये चीज़ लागू है और चीन की बात करें तो वहाँ तो 18 वर्ष से कम आयु के सख्त स्क्रीन टाइम नियम, बहुत ज़्यादा नियंत्रण है। आप इतना टाइम से ज़्यादा स्क्रीन देख ही नहीं सकते हैं। ये वहाँ पर लागू है, पर वो अलग तरीका है। ऐसा नहीं है कि 15 साल के बच्चे वहाँ जो है सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन स्क्रीन टाइमिंग जो है वहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों? परीक्षा में कुछ जो संभावित प्रश्न है वो आ सकती है, यही है कि संयुक्त अरब अमीरात जो बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू किया उसकी सीमा क्या है? तो 15 वर्ष है। यूएई की राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी है। ठीक है दोस्तों? कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि 15 वर्ष से कम बच्चे, यूएई और साइबर सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य से बचने के लिए लागू किया गया है। ठीक है दोस्तों? चलिए अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगला खबर है, खबर नंबर 4 है दोस्तों कि भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 जो है वो कर रहा है। भारत मंगोलिया के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास कर रहा है? खान क्वेस्ट। कहाँ पर कर रहा है दोस्तों? तो ये भारत में हो रहा है। ये भारत और मंगोलिया की संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका मोटो है दोस्ती, विश्वास और अच्छा सहयोग को नई ऊंचाई देना। दोस्तों खबर में क्यों है कि जो सैन्य अभ्यास है ये मंगोलिया में जो खान क्वेस्ट 2026 है आयोजन किया गया है। ये द्विपक्षीय अभ्यास दोनों देशों के बीच की रक्षा, सैन्य सहयोग और उसकी मजबूत करने पर फोकस है। खान क्वेस्ट अभ्यास के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। 2003 से ही ये चल रहा है, हर साल होता है
स्थान है मंगोलिया, बारी-बारी से दोनों देशों में ये आता है। संयुक्त संचालन क्षमता बढ़ाता है, भागीदारी भारतीय सेना की टुकड़ी और मंगोलियाई पीपुल्स आर्मी की टुकड़ी जो इसमें भाग लेते हैं। कुछ प्रमुख पहलू हैं जो वातावरण है वो उसमें बेस्ट वातावरण में प्रशिक्षण किया जाता है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस है वो चलाए जाते हैं, शारीरिक दक्षता, फायरिंग, मैपिंग, संस्कृति आदान-प्रदान जैसे अनेक तरह के जो कार्यक्रम है वो किए जाते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें भारत मंगोलिया के संबंध का, तो भारत मंगोलिया का संबंध बहुत ही ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पौराणिक है। ठीक है? दोनों देशों के बीच जो है राजनीतिक साझेदारी है, रक्षा हो, चाहे व्यापार हो या संस्कृति हो, आईटी फार्मा हो या अन्य तरह के जो भी हो, निर्माण क्षेत्र जैसे सहयोग में हम लोग भारत और मंगोलिया का संबंध अच्छा माना जाता है। भारत मंगोलिया का थर्ड नेबर माना जाता है। ठीक है दोस्तों? मंगोलिया की बात करें दोस्तों तो मंगोलिया की राजधानी जो है उलान बटार है। ठीक है दोस्तों? यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं खुरलेखुल जो उखन है और यहाँ की जो मुद्रा है टगरिक है। ठीक है दोस्तों? ये एशिया में ही चीन के पड़ोसी देश है। इसमें चीन, रूस वगैरह जो है शामिल हैं। ठीक है दोस्तों? भारत मंगोलिया की रक्षा सहयोग की आयाम की बात करें तो सैन्य प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण बढ़ेगा। संयुक्त अभियान जैसे खान क्वेस्ट वगैरह से दोनों देश के सैनिक जो है एक दूसरे के जो तकनीक है वो ट्रांसफ़र करेंगे, नॉलेज को ट्रांसफ़र करेंगे और कहीं न कहीं कि जो उनकी जो कल्चर है, वो हम अपने कल्चर के साथ शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों? भारत के कुछ अन्य प्रमुख सैन्य अभ्यास भी हैं, जैसे कि गरुड़ हम किसके साथ करते हैं तो फ्रांस के साथ करते हैं। ठीक है दोस्तों? वरुण ये हम भी फ्रांस के साथ करते हैं, इंद्र रूस के साथ करते हैं और युद्ध अभ्यास जो है वो हम अमेरिका के साथ भी कर सकते हैं। मित्र शक्ति जो है ये श्रीलंका के साथ करते हैं और एक है एस्लिन एक्स जो कि श्रीलंका के साथ नौसैनिक अभ्यास जो ये करते हैं। ठीक है दोस्तों? तो बहुत सारे अभ्यास हैं इसमें आप देख सकते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो संभवतः प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि खान क्वेस्ट और भारत किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो वो मंगोलिया के बीच है। खान क्वेस्ट अभ्यास की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये 2003 में हुआ था। ठीक है दोस्तों? बाकी आप सारे देख सकते हैं कुछ फैक्ट है ना? तो आप उसको एक बार देख लेना। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों खबर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खबर नंबर 5 है कि जो कादिया और ब्यास रेलवे लाइन परियोजना है, जो कि पंजाब में है, उसकी मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। 100 साल बाद जो है इस क्षेत्र में रेल लाइन जो है, जो परियोजना है वो बनाई जाएगी अब जो कि बेहद ही इस क्षेत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 100 साल बाद जो है इस क्षेत्र में कोई रेल चलने वाला है। तो ये कादिया और ब्यास रेलवे लाइन परियोजना जिसकी मंजूरी मिल गई है। तो इससे क्या होगा पंजाब का रेल नेटवर्क जो है उसकी एक मजबूत दिशा जो है बढ़ेगी और एक काफ़ी ऐतिहासिक कदम इसलिए भी है कि 100 साल बाद, है ना? 100 साल बाद जो है उस क्षेत्र में रेल जो है वो चलेगा, तो कहीं न कहीं पंजाब के लिए कह सकते हैं या उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी योजना है। ठीक है दोस्तों? समाचार में यही है दोस्तों कि ये कादिया ब्यास रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी गई है और ये 100 साल बाद जो है उस क्षेत्र में रेल जो है पटरी बिछाई जाएगी, है ना? ये कादिया को जो है गुरदासपुर जिले के ब्यास से जोड़ेगी। ठीक है दोस्तों? और ये रेल लाइन जो है पंजाब के उत्तरी से महत्वपूर्ण रेल नेटवर्क जो है वो बेहतर ढंग से जोड़ने का काम करेगी। परियोजना का क्या नाम है दोस्तों? कादिया ब्यास रेलवे परियोजना। कहाँ पर? पंजाब में है, जिला है कादिया और एक ब्यास। ठीक है दोस्तों? लगभग लंबाई 40 से 50 किलोमीटर है। इस पर खर्चा होने वाला है 1500 से लेके 1600 करोड़ के आसपास। ठीक है? भारतीय रेलवे इसका जो है ये एजेंसी है। ठीक है दोस्तों? परियोजना का महत्व क्या है दोस्तों? तो पंजाब के उत्तरी मध्य भाग सीधे रेल से कनेक्टिविटी मिलेगी। यहाँ पर क्षेत्रीय व्यापार, कृषि उत्पाद जो है ढुलाई वगैरह है उसकी व्यवस्था और उसकी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ठीक है दोस्तों? और देखते हैं दोस्तों कादिया के बारे में जानते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में जो जगह इम्पोर्टेंट होता है, अगर कोई न्यूज़ में जगह आया है, तो एग्ज़ाम में पट सुना हुआ सवाल भी आ जाता है। तो हम बात करेंगे कादिया जो कि तरनतार ज़िले में स्थित है। ये एक सिख धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ पर प्रसिद्ध जो डेरा बाबा नामक गुरुद्वारा भी है, दरबार साहिब भी है और यहाँ का निकटतम जो सबसे नज़दीक शहर है वो तरनतार जो कि लगभग 8 किलोमीटर है। ब्यास के बारे में बात करें दोस्तों तो ब्यास गुरदासपुर जिले में स्थित है। ब्यास नदी के किनारे स्थित ये क्षेत्र है। ब्यास जगह के भी नाम है और ब्यास नदी के किनारे इसलिए शायद ब्यास जगह नाम है। ठीक है? धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी गुरदासपुर के बगल में ही है, 23 किलोमीटर के आसपास है और हिमाचल प्रदेश से निकट होने के कारण जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है दोस्तों? पंजाब के कुछ अन्य भी जो रेल परियोजनाएँ हैं, जो पहले से चल रहा है जैसे कि अमृतसर जम्मू कटवा रेलवे लाइन, उस पर भी काम चल रही है ना? भटिंडा लेह एक्सप्रेस, जालंधर हिमाचल मनाली रेल लिंक, तो ये सारे काम जो है वो अभी चल रहे हैं। कुछ सवाल हैं जो आ सकते हैं कि कादिया ब्यास रेलवे लाइन किस परियोजना राज्य जो है वो चालू किया जा रहा है? तो पंजाब में। कादिया किस जिले में है? तो वो तरन तारन जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों? कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि हमें नहीं देखना है और कुछ फैक्ट भी हैं
कि ये परियोजना कौन सा है, तो कादिया ब्यास रेल परियोजना, राज्य पंजाब है, लंबाई 50 किलोमीटर का लगभग है, खर्चा 1500-1600 करोड़ के आसपास होने वाला है, और ये एक नई कनेक्टिविटी है, प्योर जो न्यू रेल लाइन है वो ये है। ठीक है दोस्तों, चलिए पंजाब की राजधानी अगर हम बात करें दोस्तों तो चंडीगढ़ है। राज्य की स्थापना जो है 1 नवंबर 1966 की हुआ था। यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध स्थल हैं, स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखें तो कुछ प्रमुख नदियां हैं, सतलुज, ब्यास, रावी हैं, और तारातंज जिले से लगभग क्षेत्र देखा जाए तो ये जो कोई जनसंख्या है वगैरह क्षेत्र इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगला खबर देखते हैं दोस्तों। अगला खबर है दोस्तों कि दिल्ली एनसीआर में 4 नमो सिटीज की घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में 4 नमो सिटीज की घोषणा की गई है। दिल्ली एनसीआर में 4 नमो सिटीज की घोषणा की गई है। ये सुनियोजित शहरी विकास और आर्थिक प्रगति को गति देगा। समाचार यही है कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 4 नमो सिटीज के विकास की घोषणा की गई है। इन सिटीज का उद्देश्य है जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, औद्योगिक विकास है, बेहतर कनेक्टिविटी है, उसको बढ़ावा देना है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विकसित भारत 2047 है उसका एक विजन है, उसका एक हिस्सा कर सकते हैं। दोस्तों ये पीआईबी का न्यूज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नमो सिटी क्या है दोस्तों? तो नमो सिटी एक योजना है जिसके तहत देश भर में चुनिंदा स्थानों पर नई ग्रो सिटीज विकसित की जाती है। इसका उद्देश्य ये है कि आवास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉजिस्टिक वगैरह सुविधाएं जो हैं वो उसका विकास हो, नए औद्योगिक शहर, क्लस्टर, लॉजिस्टिक हब वगैरह जो है वो विकास किए जा सकें। सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल को प्रोत्साहन देना है। एनसीआर की 4 नमो सिटीज की बात करें तो एक है बहादुरगढ़ जो कि हरियाणा में है, सोनीपत जो हरियाणा में है, ग्रेटर नोएडा जो उत्तर प्रदेश में है, और खुर्जा उत्तर प्रदेश में है। तो ये औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब के रूप में विकास होगा। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और वेयर हाउसिंग हब होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी होगा, और यहाँ पर सेरामिक सिटी के रूप में विश्व पहचान का मजबूत करेगा। ठीक है दोस्तों, रणनीतिक महत्व क्यों है? एनसीआर जो है ये एक अनियोजित शहरीकरण को कम करेगा। तो एनसीआर जो है कह सकते हैं कि नॉन कैपिटल रीजन में जो शहर है वो एक नियोजित शहर के रूप में काम करेगा, और जो अनियोजित शहर है उसको कम करेगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करेगा, औद्योगिक और लॉजिस्टिक गतिविधियां बढ़ेंगे, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग जैसा सेवा जो है उसमें विस्तार होगा, और विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। नमो सिटीज की विशेषताएं क्या है दोस्तों? तो मास्टर प्लान के अनुसार इसका विकास होगा, है ना, औद्योगिक क्लस्टर और स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप होगा, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जो है वो बनेगा, ग्रीन सिटी कॉन्सेप्ट है वो उसका निर्माण होगा, स्मार्ट सिटी जो सुविधाएं हैं वो उसको दिया जाएगा, यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास की यहाँ पर स्थापना किया जाएगा। इसमें लाभ क्या होगा इस क्षेत्र को? तो दिल्ली एनसीआर में यातायात और प्रदूषण का जो है दबाव कम पड़ेगा, नई सिटीज आर्थिक गतिविधियां केंद्र बनेगी, नए निवेश, व्यापार, परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, जो जीवन है वो उच्च स्तरीय जीवन होगा, बेहतर जीवन होगा, और भारत का जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है उसमें वृद्धि होगा। ठीक है दोस्तों, एनसीआर की बात करें दोस्तों, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड एक्ट यानी कि 1985 के तहत इसका अधिनियम है, 1995 में संशोधन किया गया था। पूरा 55,000 किलोमीटर का वर्ग इसमें आता है। इसमें कुछ राज्य शामिल है जैसे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ जिले जो हैं इसमें शामिल हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक है दोस्तों, स्मार्ट सिटी मिशन जो कि औद्योगिक कॉरिडोर विकास, डीएमसी, एडवीटीसी, डीएमसीआईसी का भी ये कह सकते हैं कि एक संयुक्त प्लान है। अमृत योजना ये भी स्मार्ट सिटी के तहत काम किया जाता है, और प्रधानमंत्री आवास योजना। परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो नमो सिटी योजना का उद्देश्य है सुनियोजित शहर विकास करना, है ना। 4 इसमें सिटीज घोषित किए गए हैं, बहादुरगढ़, सोनीपत, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा। हो सकता है इसमें मिलान करने के लिए आए, तो आपको इस पर ध्यान देना है। एनसीआर जो है वो 1985 में एनसीआर द्वारा अधिनियम से बना है, बाद में इसको फिर 1995 में संशोधित भी किया गया है। ठीक है, ये जो योजनाएं हैं भारत का 2047 का जो विजन है उसको देखते हुए लाया गया है। नमो सिटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादन जैसे रक्षा क्षेत्र जैसे उत्पादन को भी बढ़ावा देना। तो ऑप्शन क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी, सुनियोजित शहर विकास, आर्थिक प्रगति करना। दिल्ली एनसीआर की नई नमो सिटीज में कौन सी सिटी जो है वो स्थित है? तो है दोस्तों ग्रेटर नोएडा और खुर्जा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट खबर देखते हैं। नेक्स्ट आपका है दोस्तों खबर नंबर 7 है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 जो है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 जो है वो जारी कर दिया गया है, और एमआईटी लगातार 15 वर्ष से विश्व की शीर्ष रैंकिंग पर कायम है। एमआईटी जो कि अमेरिका का बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है, वो अभी लगातार 15 वर्षों से फर्स्ट रैंक पर आ रहा है। पर हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो दोस्तों भारत
में टोटल जो है 54 जो ऐसे भारतीय संस्थान हैं जो रैंकिंग में शामिल किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और आप रैंकिंग देखोगे तो हिल जाओगे। तो भारत के 54 ऐसे भारतीय संस्थान हैं जिनको रैंकिंग में शामिल किया गया है, और इसमें भारत में जो शीर्ष है वो दिल्ली को मिला है। आईआईटी दिल्ली जो है वो भारत का शीर्ष जो है वो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल है। अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो 123 नंबर का हम आते हैं। फिर आईआईटी बम्बे है 129, आईआईटी मद्रास 180, फिर आईआईसी बेंगलुरु, फिर आईआईटी कानपुर, फिर जामिया इस्लामिया और दिल्ली विश्वविद्यालय। तो कुछ रिकॉर्ड अच्छा है नहीं, हमारे बहुत सारे कम इंस्टीट्यूट हैं जो हम इंडिया का टॉप कहते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में आउट ऑफ 100 हो गए हैं, 100 से बाहर हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अच्छी खबर तो नहीं कह सकते, बस इतना कह सकते हैं कि हाँ, भारत में जो आईआईटी बम्बे है वो इसको पहला रैंक मिला है भारत में देखा जाए तो, और वैसे विश्व में देखा जाए तो 123 रैंक मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्यूएस क्या है दोस्तों? तो ये एक क्यूएस जो है एक वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषण संस्था है जो हर वर्ष जो है विश्वविद्यालय का रैंकिंग जारी करता है। यह रैंकिंग विश्वविद्यालय के शैक्षणिक उत्कृष्टता, रिसर्च प्रतिष्ठा, वैश्विक प्रभाव के आधार पर तैयार किया जाता है। रैंकिंग कैसे तैयारी की जाती है? तो रैंकिंग 9 मानकों पर दिया जाता है। एकेडमिक परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयर का प्रतिष्ठा, फैकल्टी, अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी क्या, अंतर्राष्ट्रीय छात्र कितना आते हैं, जो प्रति फैकल्टी क्या है ना? पर फैकल्टी जो इंटरनेशनल रिसर्च क्या काम होता है आपका, प्लेसमेंट कैसा है और सस्टेनेबिलिटी क्या है। तो ये सारे जो है ये रैंकिंग के जो है वो मैपिंग है, इस तरह से मानकों पर रैंकिंग दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत की हमने बात कर ली है दोस्तों। और क्यूएस अगर हम बात करें रैंकिंग में तो अमेरिका का जो मेसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है एमआईटी है, लगातार 15 वर्ष से इस पर जो है अपना फर्स्ट रैंक बरकरार रखा हुआ है। दूसरा स्थान बात करें दोस्तों तो इंपीरियल लंदन कॉलेज जो है वो दूसरे स्थान पर है। फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो यूके है, फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, फिर कैम्ब्रिज है। फिर एशिया का सर्वोच्च संस्थान अगर हम बात करें तो 8वां नंबर पर मिला है वो सिंगापुर का है ना? फिर भारत के सर्वोच्च संस्थान की बात करें तो आईआईटी दिल्ली जो को 123वां स्थान मिला है। रैंकिंग में कुल 106 देशों के 500 से प्लस विश्वविद्यालय जो हैं वो शामिल, 1500 से प्लस विश्वविद्यालय जो हैं वो शामिल किए गए हैं। विश्व के शीर्ष 10 विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें दोस्तों 2027 के जो क्यूएस रैंकिंग है, तो पहला मेसा इंस्टीट्यूट है, इंपीरियल कॉलेज लंदन है, ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड है, कैम्ब्रिज है, स्टैनफोर्ड है। फिर उसके बाद जो है दोस्तों ईटीएस ज्यूरिख है जो स्विट्जरलैंड में है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन यूसीएल है, और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि यूएसए में है। ठीक है दोस्तों, ये रैंकिंग महत्वपूर्ण क्यों होता है? इससे क्या होता है कि जो विश्वविद्यालय उसकी गुणवत्ता का मूल्यांकन होता है, उस शिक्षा और सही संस्थान चुनने में भी मदद करता है। आप जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो आप चेक करते हो कि टॉप कौन कॉलेज है, तो कहीं न कहीं ये रैंकिंग उसमें बच्चों को मदद करता है कि हमें कौन-सा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा बेनिफिट हो। इसमें नए-नए शोध, नवाचार, अंतर्राष्ट्रीय प्रोत्साहन और देश की उच्च शिक्षा प्रणाली का एक आकलन होती है। प्रश्न क्या आ सकता है? तो जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 है, उसमें किस विद्यालय को प्राप्त हुआ है? तो उत्तर होगा सी। क्यूएस रैंकिंग निम्नलिखित में से किस मापदंड को 20% वेटेज देता है? तो 20% वेटेज देता है प्रति फैकल्टी सिटेशन को, है ना? क्यूएस की स्थापना 1990 में लंदन में किया गया था, मुख्यालय लंदन में है। प्रति वर्ष जो है ये जो है रिपोर्ट जारी करता है, रैंक जारी करता है, और हर साल कम से कम जो है 1500 से प्लस यूनिवर्सिटी जो है इसमें शामिल होते हैं, 100 से प्लस देश शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट खबर है दोस्तों, न्यूज़ नंबर 8 है कि शान कंजर्वेशन सोसाइटी, है ना? शान कंजर्वेशन सोसाइटी, शान जो है लद्दाख जो है, ये खबर में आया हुआ है कि जो लद्दाख की जो जैव विविधता संरक्षण है और ये उसकी क्षमता निर्माण के लिए संगठन जो है ये काफ़ी प्रचलित है। ठीक है दोस्तों? आखिर ये शान कंजर्वेशन सोसाइटी है क्या? शान कंजर्वेशन सोसाइटी है क्या? तो शान का पूरा नाम देखा जाए तो सस्टेनेबल हिमालय एक्शन नेटवर्क है। ये लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर एक गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये पर्यावरण का देखरेख करता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो जैव विविधता है उसका संरक्षण करना है और सतत विकास पर भागीदारी देना है। ठीक है दोस्तों? स्थानीय समुदाय इसके साथ मिल कर के ये कार्य करता है। इसकी स्थापना की अगर बात करें दोस्तों तो 2012 में इसका स्थापना किया गया था। इसके जो संस्थापक हैं वो सोनम वांगचुक हैं, जो कि एक वैज्ञानिक भी हैं। इसका जो मुख्यालय है लेह लद्दाख में है, और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फोकस यही है कि जो लद्दाख है और ट्रांस हिमालय क्षेत्र है उस पर काम करना है, उसकी जो इकोसिस्टम है उसको बचाना है, जो वहाँ के जो स्थानीय समुदाय हैं उनके साथ मिल कर के। मुख्य उद्देश्य है कि लद्दाख की जो जो विविधता है पारिस्थितिकी तंत्र उसका संरक्षण करना है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो लद्दाख क्षेत्र है वो काफ़ी
कह सकते हैं कि जैव विविधता से भरा हुआ और बहुत ही परिपूर्ण है, तो उसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी हो सकता है। जल ऊर्जा, कृषि, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करना है, चाहे युवा, छात्र, महिलाओं हों, उनको भी इसमें शामिल करना है। इसके क्या कार्य क्षेत्र हैं, तो जल संरक्षण करता है, जलवायु अनुकूलन करता है, ये पारिस्थितिकी तंत्र की संरक्षण करता है, सतत विकास, खाद्य सुरक्षा का काम करता है। इसमें देखा जाए दोस्तों तो प्रमुख पहल क्या है, तो ये सी रिसर्च है ना, स्टूडेंट एजुकेशन इकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है इसके लिए कार्य किया जाएगा। इसमें जो है हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख जो है ये इसमें भाग लेता है और यहाँ पर वो उसमें काम भी करता है। क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम हो गया या फिर कंजर्वेशन ऑफ अ स्नो लेपर्ड बायोडाइवर्सिटी जो है यहाँ पर वो सारे परियोजनाएं जो है इसके पहल में शामिल हैं। लद्दाख के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, काफ़ी नाजुक पर्वतीय परिस्थिति की रक्षा में ये सहायक होता है। जलवायु परिवर्तन के प्रति लद्दाख के जो है लचीला बनाता है, जल, वन, जीव, प्राकृतिक संसाधनों को सतत उपयोग बनाता है। स्थिति अभी देखे होंगे दोस्तों कि प्रकृति पर्यावरण के साथ है इतना हमने छेड़छाड़ कर दिया है कि जो समय पर कुछ भी हो नहीं रहा है। तो अब एक ही तरीका बचा है कि आप एनजीओ बनाओ, सरकार के भरोसे मत रहो और कुछ करो। तब जाकर के आने वाले जो जनरेशन है उसके लिए कुछ बचा पाएँगे, वरना ये सब इधर ही खत्म हो जाएँगे। ठीक है दोस्तों? तो ये सारे इसीलिए ये खबर में बने हुए हैं। ज़रूरत अभी आ गया है क्योंकि अभी जो परिस्थिति बनी हुई है, बड़े-बड़े सिटी शहर में जो स्थिति बनी हुई है, उसको देख कर के ये जो है एनजीओ का न्यूज़ में आना तो था ही और आ भी गया। और एक महत्वपूर्ण भी है संस्था, ठीक है दोस्तों? हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 31 अक्टूबर 2019 से हो गया है ना? इसकी राजधानी 2 है, लेह जो कि गर्मी के लिए होता है और कारगिल जो सर्दी में होता है। इसमें कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, हिमालय, ठीक कुछ नदी है सिंधु, जास्कर, सजोग और कुछ वन्य जीव हैं जैसे हिम तेंदुआ, तिप्ती भेड़ या ब्लू सीप, ब्लैक क्रेन, ये सारे हैं। ठीक है दोस्तों? महत्व क्यों है मैंने आपको बता दिया कि तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के दौर में हिमालय को आपको जो है उसको बचाना ही पड़ेगा और सान जैसे संगठन जो है ये काम करने में बहुत ही महारथी हासिल कर चुका है, बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहा है और खास करके उसने जो है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी इस पर उसने काम किया है जलवायु के प्रति। ठीक है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर खबर है दोस्तों कि विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस है ना, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 19 जून को मनाया गया दोस्तों। ये क्यों महत्वपूर्ण है? विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस जो 19 जून को मनाया गया दोस्त, इसका जो मोटो है जागरूकता, समय पर जांच, समग्र देखभाल और सिकल सेल रोग पर नियंत्रण। आखिर ये सिकल सेल है क्या? सिकल सेल पहले आपको जानना होगा। ये एक आनुवांशिक रक्त विकार है जिसमें हीमोग्लोबिन असामान्य हो जाता है और असामान्य हीमोग्लोबिन जो है के कारण जो है जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो हंसिया के आकार का हो जाता है, इस तरह के आकार का हो जाता है और ये कोशिकाएं काफी कठोर और चिपचिपा हो जाता है जिससे जो रक्त प्रवाह है वो रुकता है और शरीर के जो अंगों है उसमें ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाता है। इससे आपको क्या होगा? दर्द होगा, संक्रमण होगा, जो रक्तचाप है वो बढ़ेगा, बीपी वगैरह बढ़ेगा, ऐसी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस क्या है? तो ये प्रति वर्ष 19 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि जो सिकल सेल रोग है उसको कम किया जाए, उसके बारे में जागरूक बढ़ाया जाए, शीघ्र निदान का उपाय किया जाए। इसे पहली बार 2008 में मनाया गया था। सिकल सेल 101 ये शुरू किया गया था, ठीक है, 2008 में। 2026 का थीम है कि मिलकर आगे बढ़ें और सिकल सेल समुदाय को शिक्षित करें, जागरूक करें और सशक्त बनाएं। ठीक है दोस्तों? रोग के कई प्रकार है, सिकल सेल एनीमिया होता है, सिकल बीटा थैलेसीमिया होता है, सिकल सेल स्टेट होता है और कई तरह के जो हैं वो शामिल हैं। ठीक है दोस्तों? लक्षण क्या है? बार-बार तेज दर्द के दौरे पड़ना, एनीमिया होना, बार-बार संक्रमण, है ना? सूजन पड़ना, पीलिया, सांस वगैरह सब में प्रॉब्लम होना। इसका विश्व में अगर आप देखा जाए तो 3000 शिशु जो हैं सिकल सेल रोग से साथ ही पैदा होते हैं। तो ये जेनेटिक भी है, ये मुख्य रूप से आपको अफ्रीका, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मध्य पूर्व और भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में अधिक रूप में पाया जाता है। देखो देखो दोस्तों, ये भारत में बहुत ही कोई भी ऐसा नहीं हो जो पूरे विश्व में हो, भारत में ना हो। तो भारत में तो होना ही है, क्योंकि हमारी जनसंख्या ही इतनी बड़ी है। अनुमानित देखा जाए तो भारत में जो है 1.5 से 2 करोड़ लोग जो है सिकल सेल स्टेट के वाहक के रूप में लगभग 10-12 लाख रोगी हैं। ये अध्ययन से पता चला है और ख़ास करके जो जनजातीय समुदाय हैं, ये इसमें ज़्यादा शामिल हैं। उनको ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि वो बाकी जो जीवन यापन है उससे दूर है, तो उनमें ये उपाय जो है, बचाने वाला जो उपाय है वो नहीं हो पाता है, तो इससे उनमें ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है दोस्तों?
भारत सरकार ने इसके लिए कई तरह के पहल भी चला रखे हैं, जैसे राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन चला रखा है। लक्ष्य 2047 ही है हर चीज़ का। 17 राज्य 278 जिले जो हैं यहाँ पर ये काम चल रहा है। खास करके वो जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पर काफ़ी ज़ोरों से ये काम चल रहा है। लोगों को स्वास्थ्य देखभाल में जो है देखा जा रहा है और बेहतर निदान का उपाय किया जा रहा है। रोकथाम के लिए क्या करना है, तो आपको जो विवाह पूर्व आनुवंशिक परामर्श लेना होगा आपको, वाहन की पहचान करना होगा, नवजात शिशु का शीघ्र जाँच करना होगा और संतुलित आहार और पर्याप्त पानी पीने में आपको ये थोड़ी-सी कमी हो सकता है। परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है दोस्तों? तो ये यही कि विश्व सिकल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो बी होगा आंसर, यानी कि 19 जून को। सिकल सेल रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन के कारण होता है या बैक्टीरिया के कारण होता है, लोहे के नहीं, तो हीमोग्लोबिन की आनुवांशिक दोष के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए जीके क्या है कि सिकल सेल रोग का कारण क्या है, तो हीमोग्लोबिन में आनुवांशिक परिवर्तन। ये एक ऑटोसोमल रिवेरियर विकार है। पहली बार पहचान जो है 1910 में हुआ था, बहुत पहले, लेकिन हम जो है दिवस शुरू किए हैं 2008 से। ठीक है, और ये कैसा हो जाता है, ये हंसिया का आकार हो जाता है। बिल्कुल, ये सामान्य जो आरबीसी इस तरह के हैं, जब सिकल हो जाता है तो ये आरबीसी इस तरह के हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया ट्रीटमेंट क्या है, दर्द प्रबंधन, हाइड्रेशन, संक्रमण उपचार, रोकथाम, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट और फिर बहुत सारे जो दवाएं हैं जो गंभीर मामले में दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट खबर देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, खबर नंबर 10 है, आशरा गुप्ता जो कि बिहार महिला क्रिकेट की एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुआ है। तो कह सकते हैं कि आशरा गुप्ता जो कि एक इतिहास रच दी है आशरा गुप्ता ने, वो क्या है, खबर में क्या है कि बिहार की युवा क्रिकेटर आशरा गुप्ता ने महिला क्रिकेट ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने बिहार महिला क्रिकेट के लिए कई रिकॉर्ड बनाते हुए अपने राज्य का नाम रोशन की है, शानदार बल्लेबाजी की है। नाम है आशरा गुप्ता, बिहार के रहने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया। तो बिहार महिला क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक इन्होंने बनाया है। एक सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले बिहार की पहली महिला खिलाड़ी है। लगातार कई मैचों में 50 से ज़्यादा स्कोर बनाई है। परिस्थितियों में महत्वपूर्ण खेल मैन ऑफ द मैच बनी है। युवा खिलाड़ी के लिए रोल मॉडल बनी है। ठीक है दोस्तों, अभी ये जो प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो ये 278 रन सबसे अधिक रन बनाई है और 112 रन, तो ये सारे इसके कुछ हैं। लेकिन खबर में यही है कि इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है और रिकॉर्ड यही है कि इन्होंने सबसे तेज़ जो है कह सकते हैं कि 8 टीमों के लिए रन बनाया है। ठीक है दोस्तों, क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्योंकि बिहार में है, तो बिहार जैसे, क्योंकि बिहार में अन्य खिलाड़ी जो हैं, जब से बिहार को क्रिकेट में मान्यता मिला है, तब से नए-नए खिलाड़ी जो हैं बिहार में उभर रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी हो, चाहे ईशान किशन हो, चाहे और अन्य महिला खिलाड़ी हो, ये सारे जो हैं प्रतिभाएँ जो हैं वो आगे आ रही है। तो हमारे लिए इससे ज़्यादा और कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट खबर है, नेक्स्ट है दोस्तों, पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त है वो जारी कर दिया गया है। पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त है वो जारी कर दिया गया है। किसानों के कल्याण और आय सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हर साल जो कि हर महीने जो है ये ट्रांसफ़र की जाती है, तो इस बार भी 2000 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया गया है। 23वीं किस्त है। 20 जून 2026 को प्रधानमंत्री ने ये किस्त जारी कर दिया है। इसमें किसानों को 2000 रुपये राशि जो है डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से अकाउंट में डाला जाता है। योजना का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये 24 फरवरी 2019 को लागू हुआ था। उद्देश्य क्या है? छोटे और सीमांत किसानों की सहायता प्रदान करना। ठीक है, सहायता राशि 6000 प्रति वर्ष 2003 समान किस्तों में जो है ये दिए जाता है ना? प्रत्येक मंथ नहीं मिलता है, हर मतलब कह सकते हैं कि 4 महीना पर एक बार ये अमाउंट जो है 2000 रुपया जो है ये ट्रांसफ़र किया जाता है, 6000 रुपया प्रति वर्ष। भुगतान का माध्यम क्या है दोस्तों? तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी इसका माध्यम है। नोडल मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये ट्रांसफ़र किया जाता है। अभी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ये 20 जून को जारी होने वाला है। उत्तर प्रदेश वाराणसी है, वहाँ से ये जारी होगा और किसान इसमें कम से कम 9 लगभग 10 करोड़ किसान इसमें शामिल होंगे। कुल 20,000 करोड़ रुपए का ट्रांसफ़र होगा और ये 23वीं किस्त है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए है। अभी तक कितने किस्त जारी हो गए? तो 23 किस्त जारी हो गए हैं। कितने लोग किसान इससे लाभान्वित हुए? तो 11 करोड़ से प्लस। कितने राम राशि जो अभी तक चला गया है? तो 2,70 लाख करोड़ रुपए जो है ये हमारा जो है संचय निधि से ट्रांसफ़र हो गए हैं। ठीक है? इसमें जो मेजर रोल है जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों को बेनिफिट मिला है। आपको इसके लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, किसान कृषि योग्य भूमि होना चाहिए, छोटे किसान 2 हेक्टेयर से कम भूमि पात्र होना चाहिए। योजना किसान को नियमित आय सहायता, है ना? कृषि इनपुट वगैरह जो है इसमें आपको जैसे कि कीटनाशक वगैरह खरीदने में भी मदद हो सकता है।
मुझे पता है किसानों के लिए 6,000 एक साल में कुछ है नहीं, लेकिन न के जगह पर थोड़ा-सा तो कुछ है ना? ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी है, ये रकम अगर करोड़ों 10 करोड़ लोगों को डाला जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी संख्या नंबर ऑफ अमाउंट हो सकता है। तो आसान नहीं होता है किसी भी देश के लिए। पीएम किसान समृद्धि जो योजना है, इसकी शुरुआत जो है, जो हमने बताया आपको कि इसकी शुरुआत जो है, ये कर दी गई थी, कब की गई थी? 24 फरवरी 2019 को किया गया था। ठीक है दोस्तों? पीएम किसान योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है? तो प्रतिवर्ष 6,000 राशि दी जाती है। इसका नोडल मंत्रालय कृषि मंत्रालय है। 24 फरवरी 19 को स्टार्ट हुआ था, 6,000 रुपया रकम है और 2,000 प्रति हर 3 माह में एक बार दिया जाता है, डीबीटी ट्रांसफर होता है और ये कृषि मंत्रालय जो कि 1947 में ही बना था। ठीक है दोस्तों? आज का हमारा ये जो खबर था, ये आपका समाप्त होता है, लेकिन हम आज से एक नई चीज़ जोड़ने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टैटिक जीके होगा। तो चलिए हम कुछ स्टैटिक जीके है, हम उस पर काम करते हैं। ठीक है दोस्तों? चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन के साथ आज हम शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके, जो बिल्कुल ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और ये आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल आता है। तो हम इसको करते हुए चलेंगे ताकि आपका जो पिछले जो करंट अफेयर्स है, वो भी रिवीजन हो जाएगा। तो हाल ही में चर्चा में रहा, है ना, पीआरआरए परावा जो है, इसका संबंध किससे है? ठीक है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा परावा जो है, इससे किसका संबंध है? तो दोस्तों ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ड्रोन रक्षा प्रणाली, टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म या मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो आंसर होगा दोस्तों इसका कि ये जो है भारत सरकार की जैव विविधता यानी कि डीवीटी द्वारा विकसित एक वैक्सीन प्लेटफॉर्म है। कौन सा है? वैक्सीन प्लेटफॉर्म है, जो कि किस पर आधारित है? ये पैन कोरोना वायरस रिप्लिकॉन आरएन वैक्सीन अप्रोच जैसे आधारित, जो भविष्य में कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने में सहायक होता है, वो इस पर आधारित है। ठीक है दोस्तों? तो ये क्या है? एक वैक्सीन प्लेटफॉर्म है, जो कि ये कह सकते हैं कि टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका सी। ठीक है दोस्तों? हाल ही में प्रोजेक्ट 17 ए के तहत निर्मित कौन सा स्वदेशी उन्नत स्टील फ्रिगेट जो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो प्रोजेक्ट 70 ए के तहत यह परियोजना भारतीय नौसेना के लिए अत्याधुनिक स्टील फ्रिगेट जो है आईएनएस उदयगिरी, कौन होगा दोस्तों? आईएनएस उदयगिरी, यानी कि बी ऑप्शन हो गया आपका आंसर। हाल ही में प्रोजेक्ट 70 ए के तहत जो है से कौन सा स्वदेशी उन्नत स्टील फ्रिगेट जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो आईएनएस उदयगिरी। ठीक दोस्तों? नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि हाल ही में इंडियन स्कीमर के संरक्षण कार्य के लिए तितली पुरस्कार जो है 2026 किसे सम्मानित किया गया है? तितली पुरस्कार किसे जो है वो सम्मानित किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्थोलॉजी या नेशनल बर्ड कंजर्वेशन सेंटर। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्थोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, अगर हम इसमें देखा जाए तो जो परावा प्लेटफॉर्म है वो डीबीटी द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है? प्रोजेक्ट 7 की बात करते हैं दोस्तों, भारतीय नौसेना का ये स्वदेश फ्रिगेट प्रोजेक्ट है, स्टील फ्रिगेट प्रोजेक्ट है। आईएनएस उदयगिरी की बात करें तो प्रोजेक्ट 70 के तहत इसको शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में आपदा के समय तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए जो है ये ऐप आया है, नाम है ख्वेल। ख्वेल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ठीक है दोस्तों, ख्वेल ऐप जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो भारत सरकार के द्वारा जो है राष्ट्रीय प्रबंध प्राधिकरण एनडीएमए के सहयोग के द्वारा ये ख्वेल लॉन्च किया गया है। ये ऐप आपदा के समय जो है जनता को अलर्ट करती है, रियल टाइम में जानकारी उपलब्ध करती है। तो ऑप्शन हो जाएगा भारत सरकार। हाल ही में 7 वर्षीय ईशान सिंह पावक जलडमरू पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने। ईशान का संबंध किस राज्य से है? वो किस राज्य से आते हैं? तो ये उत्तराखंड से, ऑप्शन ईशान सिंह जो है उत्तराखंड के, ये 7 वर्षीय ईशान सिंह जो है इंग्लिश चैनल जलडमरू पार करने का सबसे कम रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने ये उपलब्धि 12 घंटे 45 मिनट में हासिल किया है। ऑप्शन में नहीं है, ये उत्तराखंड होगा। ठीक है दोस्तों? हाल ही में स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से किसने अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च किया है? तो वो है स्काईरूट एरोस्पेस। तो जो कमर्शियल सैटेलाइट है दृष्टि 18 जून 2026 को स्पेस एक्स फाल्कन 9 से रॉकेट भारत के अंतरिक्ष जो स्काईरूट है उसने ये अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारतीय सेना किस देश के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, है ना, भारतीय सेना किस देश के साथ जो है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिन्वेक्स प्रारंभ करेगी? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि जो
सिनवैक्स जो सेकंड है, ये जो भारत सरकार और चीन के बीच जो है जिफेसिया सेनाभ्यास होने वाला है, 22 जून से यह स्टार्ट होगा। लद्दाख में होगा, वहाँ पर जो डीबीओ है वहाँ शुरू होगा। ये उच्च हिमालयी क्षेत्र में सैन्य सहयोग बढ़ाने के दिशा में किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा चीन। हाल ही में गिग वर्कर्स के लिए देश का पहला डिजिटल शिकायत निवारण सिस्टम किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो गिग वर्कर सिस्टम के जो रोजगार मंत्रालय गिग वर्क्स है, उसका पहला डिजिटल जो है ई शरण ग्रीवेंस रेजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है। ये जो लॉन्च किया है किसने किया है? तो ये लॉन्च किया है ये श्रम और रोजगार मंत्रालय, यानी कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। हाल ही जो है देश की पहली पेपरलेस राज्य नागरिक पालिका किसे जो घोषित किया गया, यानी कि जो न्यायपालिका है वो पेपरलेस होगा, वो किसने घोषित किया है? तो दोस्तों ये जो है तेलंगाना जो है उसने ये घोषित किया है राज्य का पहली पेपरलेस न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों। मीथेन ज्वालामुखी विस्फोट हाल ही में किस देश में मीथेन ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो मीथेन ज्वालामुखी विस्फोट है जो दोस्तों ये रूस में हुआ है। तो रूस का एक शाखाधीन द्वीप है, वहाँ पर जो है ये ज्वालामुखी जो है मीथेन गैस विस्फोट हुआ है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स और 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? कह सकते हैं कि जो भारत के प्रेस हैं उनको पूरे विश्व में जो फ्रीडम इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, उसमें कौन सा रैंक हासिल हुआ है? तो ऑप्शन सी 161। देखा जाए तो आरएसएफ वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2026 जो भारत है 180 देशों में 101वां स्थान, बहुत ही बुरा रैंकिंग है कह सकते हैं। यहाँ जो प्रेस है उतनी स्वतंत्र नहीं है, शायद यही इस रैंक से पता चलता है, तो बहुत ही बुरा स्थान है। हाल ही में जो मैड्रिड ओपन 2026 जो महिला जो एकल वर्ग खिताब है वो किसने जीता है दोस्तों? तो ये आयरना आयरना साबालेंका ने जीता है। हाल ही में सबसे बड़ा अंडर वाटर तिरंगा फहराने का गिनीज वर्ल्ड किसने बनाया है? तो अंडर वाटर जो कह सकते हैं कि जो लक्षद्वीप है वो इसमें शामिल है। 75 गोताखोरों के साथ ही इसने एक लंबा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोस्पिस जुल्फिरा आधारित पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो ये जो ग्रीन प्लांट है ये आपको शुरू किया गया है, ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों। 2026 में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से प्रेसिडेंटी संभालेगा? तो दोस्तों 2026 में जो है भारत जो है ब्रिक्स प्रेसिडेंटी जो है वो संभालेगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। एशियाई खेल 2026 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो जो 19वें एशियाई खेल है जो कि सितंबर अक्टूबर में होने वाला है वो जापान के टोक्यो शहर में ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने दक्षिण तट रेलवे जोन मुख्यालय कहाँ पर अधिसूचित किया है दोस्तों? तो दक्षिण में एक और रेलवे तट जोन जो वो बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने चेन्नई में जो है इसका मुख्यालय जो बनाया है और यहाँ पर जैसे नई जो है एक कह सकते हैं कि तट रेलवे जोन जो है वो मुख्यालय जो है वो बनाया जा रहा है। हाल ही में BWF ओवर कप 2026 खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो ये एक बैडमिंटन जो है उसका खेल होता है। इसमें जो है चीन जो है वो इसमें जीत हासिल किया है। हाल ही में भारत सरकार का पहला AI ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पंथफाइंडर लॉन्च किसने घोषणा की है दोस्तों? तो जो AI ऑप्टिकल डेटा सेंटर फॉर सैटेलाइट है, भारत का पहला AI सक्षम ऑप्टिकल डेटा सेंटर है। इसको जो है 19 जून 2026 को लॉन्च किया गया है। कौन किया दोस्तों? न्यू एक्सप्रेस इंडिया लिमिटेड। न्यू एक्सप्रेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्तों। हाल ही में ब्रिक्स एंटरप्रेन्योर्स वर्किंग कमेटी की दूसरी मीटिंग कहाँ आयोजित की गई है? तो ब्रिक्स एंटरप्रेन्योर्स वर्किंग कमेटी जो है 17 जून को रियो डी जेनेरिया ब्राजील में आयोजित किया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी निर्धारण करने के लिए प्रस्ताव पेश किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 40। हाल ही में चर्चाओं में रहे बच्चों में 21 प्रकार के विकलांगताओं की पहचान के लिए प्रसास 2.0 ऐप का संबंध किससे है? तो सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय से संबंध है। हाल ही में 10 आईओएम की विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 में 137 बिलियन प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का शीर्ष संस्था कौन सा देश है? तो वो हो गया दोस्तों देश भारत। ठीक है दोस्तों। यानी कि इस पर जो भारत है ये काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे पास जो है पैसे विश्व से जो पैसे आते हैं, यानी कि 137 बिलियन जो है हमारे पास डॉलर है जो वो प्राप्त हुए हैं। कह सकते हैं कि जो रेमिटेंस है जो विदेशों से आते हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों। अगर भारतीय रुपीज में देखा जाए तो 11.38 लाख करोड़ रुपए हम जो है ये दुनिया के अनेक
देशों में स्थित जो भारतीय हैं उनके द्वारा रेमिटेंस ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है कि हाल ही में 5वीं ब्रिक्स सर्विस लेखा परीक्षा संस्था के नेताओं का शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुआ था। तो ब्रिक्स की जो 5वीं जो सर्वेक्ष लेखा संस्था की जो बैठक है ये 17 से ये 19 जून को जो है ये कहाँ पर हुआ था, तो मॉस्को में हुआ था। हाल ही में भारत में यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन सा बना। ठीक है दोस्तों, तो ये त्रिनाद एंड टोबैगो ये कैरेबियाई पहला देश है। हाल ही में गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका पंचायत श्रेणी में किसे शामिल किया गया, जो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास 2020 से किसे मिला है, तो ये हो गया दोस्तों मध्य प्रदेश को ये जो है पुरस्कार मिला है। हाल ही में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किसने ग्रहण किया है, तो ऑप्शन हो गया जनरल एएस राजा सुब्रमण्यम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, हाल ही में 5वीं ब्रिक्स सर्विस लेखा परीक्षा की बैठक जो आयोजित की गई है, सेम वही क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, 2 बार क्वेश्चन आ गया, कोई ना। चलिए, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा आज का लेक्चर, और हमने बहुत अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंटेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा, और आप इसको अगर पसंद आए आप सभी को तो कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों।